सभी को नमस्कार। यह आपका चैनल है किताबों के बीच एक लैटिनो ढीला। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास मच ऑन द लेने जा रहे हैं, जिनका जन्म 1903 में भारत के मोदीजारी में हुआ था। उनका असली नाम एरिक ब्लेयर था। इतिहासकार के अलावा पत्रकारों के शिक्षक, साहित्य समीक्षक और उपन्यासकार, वह 1930 और 1940 के दशक के अग्रणी अंग्रेजी भाषा के निबंधकारों में से एक थे। उन्हें अभी भी एक पीढ़ी की अंतरात्मा और सभी प्रकार के अधिनायकवाद के खिलाफ उठने वाली अग्रणी आवाजों में से एक माना जाता है। उन्हें एनिमल फार्म को प्रकाशित करने में कई समस्याएं हुईं, लेकिन अंततः यह 1945 में प्रकाशित हुई और बिक्री में बड़ी सफलता रही। 4 साल से भी कम समय में 6 लाख से अधिक प्रतियां बिकीं और कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। 2010 तक दुनिया भर में इसकी 20 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं और 70 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका था। यह उपन्यास कुछ जानवरों की कहानी बताता है जो उस खेत के मालिक के खिलाफ उठते हैं जहां वे रहते हैं और पशुवाद पर आधारित सरकार की एक प्रणाली स्थापित करते हैं, एक विचारधारा जो सभी जानवरों की समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। हालांकि समय के साथ कुछ सुअर फार्म के दबंग नेता बन जाते हैं और पशुवाद के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करते हैं, बाकी जानवरों का शोषण और उत्पीड़न करते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब बूढ़ा मेजर, एक मोटा, बुजुर्ग और सम्मानित सुअर, खलिहान में एक रात की बैठक बुलाकर उन्हें बेहतर जीवन के अपने सपने के बारे में बताता है। कॉमरेड्स, हम जिस तरह से जीते हैं उस तरह जीने का क्या मतलब है? आपको इसे स्वीकार करना होगा। हमारा जीवन दयनीय, श्रमसाध्य और छोटा है। हम पैदा होते हैं, वे हमें केवल सांस लेने के लिए आवश्यक भोजन देते हैं और हम में से जो ऐसा करने की स्थिति में हैं, वे हमें अंतिम सांस तक और इस समय काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे हमारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। हम भयानक क्रूरता से बलि चढ़ जाते हैं। लेकिन क्या यह प्राकृतिक नियम है? क्या हमारी धरती इतनी गरीब है कि वह इसमें रहने वालों को सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं दे सकती? नहीं साथियों, 1000 बार नहीं। फिर हम इन दयनीय परिस्थितियों में क्यों बने रहें? हमें मनुष्य को दृश्य से गायब कर देना है और हमारी भूख और अत्यधिक काम का प्रेरक कारण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना उत्पादन किए उपभोग करता है। वह दूध नहीं देता है, वह अंडे नहीं देता है, वह बहुत कमजोर है। हल खींचना और उसकी गति उसे खरगोश पकड़ने की भी अनुमति नहीं देती। हालांकि वह सभी जानवरों का मालिक और भगवान है। वह उनसे काम लेता है। वह उन्हें उनके भरण पोषण के लिए न्यूनतम आवश्यक राशि देता है और बाकी वह अपने लिए रखता है। हमारा श्रम भूमि को जोतता है, हमारी खाद उसमें खाद डालती है, और फिर भी हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी खाल से अधिक का स्वामी हो। गाय, पिछले वर्ष आपने कितने 1000 लीटर दूध का उत्पादन किया है और उस दूध का क्या किया गया है जिसका उपयोग मजबूत बछड़ों को पालने के लिए किया जाना चाहिए था? हर आखिरी बूंद हमारे दुश्मनों के तालू पर समाप्त हो गई है। और हे मुर्गियों, तुमने इस वर्ष कितने अंडे दिए हैं और उन अंडों से कितने चूजे निकले हैं? जोन्स और उसके लोगों के लिए पैसा कमाने के लिए बाकी सब कुछ बाजार में चला गया है।
मनुष्य हमारे श्रम के अधिकांश उत्पाद क्यों चुराते हैं? वहाँ कामरेड हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। तो क्या यह स्पष्ट नहीं है, कामरेड, कि इस जीवन की सभी बुराइयां मनुष्य के अत्याचार से पैदा हुई हैं? केवल मनुष्य से छुटकारा पाने से हमारे परिश्रम का फल हमारा होगा। लगभग रातों रात हम अमीर और स्वतंत्र हो सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मानव जाति को उखाड़ फेंकने के लिए दिन रात शरीर और आत्मा से काम करना। यही मेरा संदेश है, साथियों। विद्रोह वह उन्हें पशुवाद के बारे में बताता है, एक सिद्धांत जो मनुष्य के उन्मूलन और जानवरों के बीच भाईचारे का प्रस्ताव करता है। बूढ़ा मेजर जानवरों को तब तक परेशान कर रहा है जब तक कि जबरदस्त हंगामा नहीं हो जाता, क्योंकि 4 बड़े चूहे अपने बिलों से बाहर आ गए हैं और कुत्ते उनके लिए दौड़ पड़े हैं। पुराने कमांडर ने वोट करने का प्रस्ताव रखा कि चूहे कॉमरेड हैं या नहीं, और यह पता चला कि हाँ कि वे हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस दोहराना है कि आप मनुष्य के प्रति शत्रुता के अपने कर्तव्य और उसके कार्य करने के तरीके को हमेशा याद रखें। हर वह चीज जो 2 पैरों पर चलती है वह दुश्मन है। हर वह चीज जो 4 पैरों पर चलती है या जिसके पंख होते हैं वह दोस्त है। यह भी याद रखें कि मनुष्य के खिलाफ लड़ाई में आपको उसके जैसा नहीं होना चाहिए। भले ही आपने उसे हरा दिया हो, लेकिन उसकी बुराइयों को न अपनाएं। किसी भी जानवर को कभी भी घर में नहीं रहना चाहिए, बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, कपड़े नहीं पहनने चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू नहीं पीना चाहिए, पैसा नहीं छूना चाहिए या व्यापार नहीं करना चाहिए। मनुष्य के सभी रीति रिवाज बुरे हैं और सबसे बढ़कर किसी भी जानवर को अपनी ही प्रजाति पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। कमजोर या मजबूत, चतुर या मौलिक, हम सभी भाई हैं। किसी भी जानवर को दूसरे जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए। सभी जानवर समान हैं। फिर ओल्ड मेजर इंग्लैंड के जानवर नामक एक गीत सिखाते हैं जो जानवरों की स्वतंत्रता और न्याय की लालसा को व्यक्त करता है। कुछ ही समय बाद ओल्ड मेजर मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका विचार जानवरों के दिमाग में बैठ जाता है। कुछ महीनों बाद जानवरों ने जोन्स के नशे में होने और उन्हें खिलाने की उपेक्षा करने का फायदा उठाकर दंगा किया और उसे और उसके लोगों को खेत से बाहर निकाल दिया। जानवर कुएं में कुत्तों के टुकड़े, अंगूठियां, जंजीरें, क्रूर चाकू फेंक देते हैं, जिनका उपयोग मिस्टर जोन्स सुअरों और मेमनों को बधिया करने के लिए करते हैं। कूड़े कचरे को जलाने के लिए आंगन में जलाए गए अलाव में वे घोड़ों की लगाम, अंधों और अपमानजनक बैकपैक्स को फेंक देते हैं। जब सभी जानवर चाबुक को जलते हुए देखते हैं तो खुशी से उछल पड़ते हैं। स्नोबॉल, एक जीवंत सुअर, का कहना है कि सभी जानवरों को नग्न होकर घूमना चाहिए। बहुत ही कम समय में जानवरों ने वह सब कुछ नष्ट कर दिया था जो उन्हें मिस्टर जोन्स की याद दिलाता था। तब नेपोलियन, एक और सुअर, उन्हें वापस गोदाम में ले गया और सभी को मकई का 2 गुना राशन और प्रत्येक कुत्ते के लिए 2 बिस्कुट परोसे। फिर उन्होंने शुरू से अंत तक लगातार 7 बार इंग्लैंड के जानवर गाए और फिर वे रात के लिए बस गए और सो गए जैसे वे पहले कभी नहीं सोए थे। जब वे जागते हैं तो खुश होते हैं और विश्वास ही नहीं कर पाते कि सब कुछ उनका है। जोन्स का घर भी उनका है, लेकिन वे अंदर जाने से डरते हैं।
स्नोबॉल और नेपोलियन दरवाजा तोड़ देते हैं और जानवर किसी गड़बड़ी के डर से बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हुए एक ही फाइल में घुस जाते हैं। वे कुछ हैम उतारते हैं और उन्हें दफनाने के लिए बाहर ले जाते हैं। और बॉक्सर, एक राजसी घोड़ा, बियर के बैरल को लात मारता है। इसके अलावा पूरा घर बरकरार है और उन्होंने तुरंत और सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी कि घर को एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। कोई भी जानवर वहां नहीं रहना चाहिए। फिर स्नोबॉल और नेपोलियन ने उन्हें फिर से एकजुट किया। यह पता चला कि कुछ सुअरों ने कचरे में मिली पुरानी वर्तनी पुस्तिका की मदद से पढ़ना और लिखना सीख लिया है। काले और सफेद रंग से स्नोबॉल मनोर फार्म को पार करता है और दरवाजे की ऊपरी पट्टी पर वह पेंट करता है पशु फार्म, और फिर विशाल खलिहान की पिछली दीवार पर वे 7 आज्ञाएं लिखते हैं। एक अपरिवर्तनीय कानून जो सभी जानवरों के लिए है, खेत का पालन करना होगा। ये पशुवाद की 7 आज्ञाएं हैं जिन्हें सुअर लिखते हैं। 1. जो कोई भी 2 पैरों पर चलता है वह शत्रु है। 2. हर वह चीज जो 4 पैरों पर चलती है या जिसके पंख होते हैं वह मित्र है। 3. कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। 4. कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। 5. कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। 6. कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। 7. सभी जानवर समान हैं। सभी जानवर एक समान हैं। यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया था और सिवाय इसके कि जहां इसे दोस्त कहना चाहिए था वहां इमागो पढ़ा गया और एस में से एक पीछे की ओर था। शब्दांकन सही था। स्नोबॉल ने इसे दूसरों को जोर से पढ़ा। सभी जानवरों ने अपना सिर हिलाया और अपनी पूर्ण सहमति प्रदर्शित की और सबसे बुद्धिमान लोगों ने तुरंत आज्ञाओं को याद करना शुरू कर दिया। बाद में जानवर अपनी क्षमताओं के अनुसार पढ़ना और लिखना सीखते हैं, लेकिन कुछ केवल 7 आज्ञाओं या सरलीकृत कहावत को याद कर पाते हैं। 4 पैर हाँ, 2 पैर नहीं, जो एकमात्र चीज थी जिसे भेड़ें सीखने में कामयाब रहीं और जिसे उन्होंने सिखाया। हर समय दोहराया गया। समय। अब साथियों, आइए हम जोन्स और उसके लोगों की तुलना में कम समय में फसल खत्म करने का सम्मानजनक वादा करें। उसी समय 3 गायें जो पहले कुछ समय से असहज लग रही थीं, बहुत जोर जोर से रंभाने लगीं। उन्हें 24 घंटे से दूध नहीं दिया गया था और उनके थन फटने वाले थे। एक पल के विचार के बाद सुअरों ने बाल्टियां मंगवाईं और नियमित रूप से सफलता के साथ गायों का दूध दूह लिया, क्योंकि उनके पैर इस कार्य के लिए काफी अच्छी तरह से अनुकूलित थे। तुरंत मलाईदार, झागदार दूध की 5 बाल्टियां थीं, जिन्हें कई जानवरों ने बड़े दिलचस्पी से देखा। किसी ने पूछा कि उस सारे दूध का क्या किया जाएगा? मुर्गियों में से एक ने कहा, जोन्स कभी कभी इसका एक हिस्सा हमारे भोजन में मिलाकर इस्तेमाल करता था। दूध की चिंता मत करो साथियों। क्यूब्स के सामने खड़े होकर नेपोलियन को बेनकाब किया। वह व्यवस्थित किया जाएगा। फसल अधिक महत्वपूर्ण है। कॉमरेड स्नोबॉल उनका मार्गदर्शन करेंगे। मैं कुछ मिनटों में जारी रखूंगा। आगे बढ़ो साथियों। जानवर कटाई शुरू करने के लिए घास के मैदान में चले गए और जब वे शाम को लौटे तो उन्होंने पाया कि दूध गायब हो गया था। पड़ोसी इंसान जानवरों पर हमला करके खेत पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जानवर बहादुरी से अपना बचाव करते हैं और हमले को विफल करने में कामयाब होते हैं। स्नोबॉल रणनीति और साहस के साथ लड़ाई का नेतृत्व करता है।
जबकि नेपोलियन मुश्किल से ही भाग लेता है। जानवर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और नायकों को सजाते हैं। बॉक्सर, सबसे मजबूत और कड़ी मेहनत करने वाला घोड़ा, एक आदमी को मारने पर शोक मनाता है, लेकिन स्नोबॉल उसे यह कहकर सांत्वना देता है कि एकमात्र दुश्मन आदमी है। जानवर सहमत हैं कि वे कभी भी मानव हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे और वे कभी भी फार्म हाउस में नहीं रहेंगे। जानवर अपने काम और अपने नए जीवन पर खुश और गर्व महसूस करते हैं। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है और अपना उचित हिस्सा प्राप्त करता है। रविवार को कोई काम नहीं होता है। नाश्ता सामान्य से 1 घंटे देर से होता है और फिर एक समारोह होता है। सबसे पहले झंडा फहराया जाता है, जो श्रीमती जोन्स का एक पुराना हरा मेजपोश है जिसमें सफेद खुर और सींग चित्रित होते हैं, और फिर वे झुंड में आते हैं। आम सभा के लिए विशाल खलिहान, जिसे बैठक के नाम से जाना जाता है। वहां अगले सप्ताह के कार्य की योजना बनाई जाती है और सुअरों द्वारा हमेशा प्रस्तावित प्रस्तावों पर बहस की जाती है। बैठक हमेशा इंग्लैंड के जानवरों के गीत के साथ समाप्त होती है। दोपहर फुर्सत के लिए समर्पित थी। सुअरों ने कील कक्ष को अपना मुख्यालय बनाया। हर रात वे घर से लाई गई किताबों से लोहारगिरी, बढ़ीगिरी और अन्य आवश्यक व्यवसायों का अध्ययन करते थे। स्नोबॉल ने दूसरों को संगठित करने का भी ध्यान रखा, जिसे वे पशु समितियां कहते थे। इसके लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया और उन्होंने मुर्गियों के लिए अंडा उत्पादन समिति, गायों के लिए स्वच्छ पूंछों की लीग समिति का गठन किया। जंगली साथियों की पुनः शिक्षा के लिए, जिनका उद्देश्य चूहों और खरगोशों को वश में करना था। भेड़ के लिए सफेद ऊन के लिए आंदोलन और कई अन्य पढ़ने और लिखने की कक्षाओं के आयोजन के अलावा सामान्य तौर पर ये परियोजनाएं विफल रहीं। उदाहरण के लिए, जंगली जानवरों को वश में करने का प्रयास लगभग मूल रूप से विफल रहा, क्योंकि वे व्यावहारिक रूप से पहले जैसा ही व्यवहार करते रहे, और जब उनके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया गया तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। बिल्ली पुनर्शिक्षा समिति में शामिल हो गई और कुछ दिनों तक उसमें बहुत काम किया। एक बार उन्होंने उसे छत पर बैठे कुछ गौरैयों के साथ बातें करते देखा जो उसकी पहुंच से बाहर थीं। वह उन्हें बता रही थी कि सभी जानवर पहले से ही कामरेड थे और कि कोई भी गौरैया जो चाहे उसके पंजे पर बैठ सकता था, लेकिन गौरैया ने ऐसा करने से बचना पसंद किया। इस बीच ऐसा हुआ कि घास की कटाई के कुछ ही समय बाद जेसी और ब्लूबेले ने बच्चे को जन्म दिया और उन दोनों ने खेत में 9 मजबूत पिल्ले दिए। जैसे ही उनका दूध छुड़ाया गया, नेपोलियन ने उन्हें उनकी माताओं से अलग कर दिया, यह कहते हुए कि वह उनकी शिक्षा का ख्याल रखेगा। उन्हें एक अटारी में ले गया जहां केवल कील कक्ष से सीढ़ियों द्वारा ही पहुंचा जा सकता था, और वहां उन्हें इस तरह रखा एकांत के कारण वे बाकी खेत जल्द ही इसके अस्तित्व के बारे में भूल गए। दूध के गंतव्य का रहस्य जल्द ही साफ हो गया। इसे हर दिन सुअरों के भोजन में मिलाया जाता था। पहले से पक चुके थे और बगीचे में घास पेड़ों से गिरे हुए फलों से ढकी हुई थी। जानवरों को स्वाभाविक रूप से विश्वास था कि यह फल समान रूप से वितरित किया जाएगा। हालांकि एक दिन आदेश दिया गया कि पेड़ों से गिरे सभी सेबों को इकट्ठा किया जाए और सुअरों के खाने के लिए कील कक्ष में लाया जाए। ऐसा होने के कुछ ही समय बाद कुछ जानवर बड़बड़ाने लगे, लेकिन व्यर्थ। स्नोबॉल और नेपोलियन तक सभी सुअर इस बात पर सहमत थे। स्क्वीलिंग को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए भेजा गया था।
कॉमरेड्स, वह चिल्लाया, मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि हम सुअर स्वार्थ और विशेषाधिकार की भावना से ऐसा कर रहे हैं। हम में से कई लोगों को वास्तव में दूध और सेब से घृणा है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें पसंद नहीं करता हूँ। इन खाद्य पदार्थों को खाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। दूध और सेब, यह विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है। इनमें सुअर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आवश्यक तत्व होते हैं। हम सुअर अपने दिमाग से काम करते हैं। इस फार्म का पूरा प्रशासन और संगठन हम पर निर्भर करता है। दिन-रात हम आपकी खुशियों पर नजर रख रहे हैं। हम आपकी खातिर वो दूध पीते हैं और वो सेब खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर हम सुअर अपने मिशन में असफल हो गए तो क्या होगा? जोन्स वापस आएगा। हाँ, वह निश्चित रूप से वापस आएगा, साथियों, चीखते हुए कहा, लगभग विनती करते हुए, इधर-उधर नाचते हुए और अपनी पूंछ हिलाते हुए। निश्चित रूप से आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो जोन्स को वापस चाहता हो। वास्तव में अगर एक बात थी जिसके बारे में जानवर पूरी तरह आश्वस्त थे, तो वह यह थी कि वे जोन्स को वापस नहीं चाहते थे। जब इस तरह प्रस्तुत किया गया तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। सूअरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने का महत्व बहुत स्पष्ट था, इसलिए बिना चर्चा के यह निर्णय लिया गया कि पेड़ों से गिरे दूध और सेब की मुख्य फसल भी, जब वे पक जाएं तो उन्हें विशेष रूप से सूअरों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। सूअरों में दो ऐसे हैं जो अपने करिश्मे और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन। स्नोबॉल एक जीवंत सफेद सूअर है। उसे एक अभिनव और करिश्माई नेता के रूप में दिखाया गया है। उसके पास प्रगति के लिए कई नवीन विचार और योजनाएं भी हैं। नेपोलियन एक बड़ा, काला सूअर है, जिसमें स्नोबॉल की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षा और चालाक है, लेकिन वाक्पटुता और लोकप्रियता कम है। दोनों खेत के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और लगभग हर बात पर एक दूसरे का विरोध करते हैं। सबके अपने अपने समर्थक हैं और हिंसक बहसें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद विशाल प्रेरी पर पवनचक्की को लेकर आता है। इमारतों से ज्यादा दूर नहीं, एक छोटी सी पहाड़ी थी जो फार्म का सबसे ऊंचा स्थान था। भूमि का निरीक्षण करने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि यह पवनचक्की स्थापित करने के लिए सही जगह थी जो डायनेमो संचालित करेगी और ऊर्जा की आपूर्ति करेगी। फार्म को बिजली, जो अस्तबलों को रोशनी प्रदान करने और सर्दियों में हीटिंग की अनुमति देगा, और एक गोलाकार आरी, एक पुआल काटने की मशीन, एक चारा चुकंदर कटर और एक इलेक्ट्रिक दूध देने वाली मशीन भी संचालित करेगा। कुछ ही हफ्तों में स्नोबॉल ने मिल के निर्माण की योजनाओं को पूरा कर लिया। हर कोई दिन में कम से कम एक बार स्नोबॉल के चित्र देखने आता है। केवल नेपोलियन किनारे पर रहता है। वह शुरू से ही पवनचक्की के खिलाफ रहा है। एक दिन अप्रत्याशित रूप से योजनाओं की जांच करने के लिए आता है, शेड के माध्यम से सब कुछ देखता है और अचानक अपना पंजा उठाता है और चित्रों पर पेशाब करता है और बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। पूरा फार्म पवनचक्की के मुद्दे पर गहराई से विभाजित है। जानवर दो गुटों में विभाजित हो गए हैं। प्रत्येक का अपना नारा है, वोट स्नोबॉल और 3 दिन का सप्ताह, जो इस सिद्धांत का बचाव करता है कि पवनचक्की आपको कम काम कराएगी, या के लिए नेपोलियन और एक पूर्ण चरनी के लिए वोट करें, जो इस सिद्धांत का बचाव करता है कि अधिक भोजन पाने के लिए आपको अधिक काम करना होगा। आखिरकार वोट का दिन आ गया।
स्नोबॉल ने अपनी वाक्पटुता से सभी को रोमांचित कर दिया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वोट के परिणाम के बारे में कोई संदेह नहीं था, लेकिन उसी क्षण नेपोलियन उठ खड़ा हुआ। बॉल स्नोबॉल पर एक अजीब तिरछी नजर डाली और बाहर निकल गया। एक तीखी चीख ऐसी कि पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी, और अचानक बाहर एक भयानक चीख सुनाई दी और नुकीले कॉलर वाले 9 विशाल कुत्ते खलिहान में घुस गए और सीधे स्नोबॉल पर हमला कर दिया, जो मुश्किल से जमीन पर छलांग लगाने में कामयाब रहा। उसके नुकीले दांतों से बचने का समय आ गया है। एक पल में वह कुत्तों द्वारा पीछा किए गए दरवाजे से बाहर था। बहुत चकित और डरे हुए जानवर सड़क की ओर जाने वाली लंबी चरागाह भूमि पर स्नोबॉल की दौड़ को देखने के लिए गेट पर भीड़ जमा कर रहे थे। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि ये जीव कहाँ से आए हैं। ये वे शावक हैं जिन्हें नेपोलियन ने अपनी मां से लिया और पाला। एक विशेष तरीके से वे आकार में विशाल हैं और क्रूर भेड़ियों की तरह दिखते हैं। वे नेपोलियन के पास आते हैं और अपनी पूंछ हिलाते हैं, जैसे अन्य कुत्ते मिस्टर जोन्स के साथ करते थे। कुत्तों के साथ नेपोलियन ने घोषणा की कि अब से रविवार की सुबह कोई बैठक नहीं होगी और फार्म के संचालन से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान उसकी अध्यक्षता में एक विशेष सुअर समिति द्वारा किया जाएगा। नेपोलियन स्विलिंग नाम के एक सुअर की मदद लेता है, जो शब्दों में हेरफेर करने और अन्य जानवरों को समझाने में माहिर है कि नेपोलियन के फैसले हमेशा खेत के लिए सबसे अच्छे होते हैं। चिल्लाते हुए जानवरों को बताता है कि स्नोबॉल एक गद्दार और जोन्स का एजेंट था और नेपोलियन ने खेत को उसकी बुरी योजनाओं से बचाया है। वह उन्हें यह भी बताता है कि नेपोलियन ने पवनचक्की बनाने का फैसला किया है और शुरुआत से ही इसका विचार उसके पास था। जानवर जिनकी याददाश्त कमजोर होती है और वे पढ़ लिख नहीं सकते, स्क्वीलिंग के झूठ पर विश्वास करते हैं और नेपोलियन के अधिकार को स्वीकार करते हैं। जानवरों को पवनचक्की में काम पर लगाया जाता है, जिसके लिए बहुत प्रयास और बलिदान की आवश्यकता होती है। इस बीच सुअर किसान के घर में रहने, बिस्तर पर सोने, बियर पीने और पड़ोसी किसानों के साथ व्यापार करने जैसे विशेषाधिकार हड़प लेते हैं। जब भी जानवरों को पता चलता है कि सुअर 7 आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो चिल्लाकर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे गलत हैं या आज्ञाओं की गलत व्याख्या की गई है। इसके अलावा सुअर गुप्त रूप से अपने हितों के अनुरूप आज्ञाओं को संशोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, चौथी आज्ञा इस प्रकार है: कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा होना, कोई भी जानवर चादर वाले बिस्तर पर नहीं सोएगा। और 5वीं आज्ञा कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा से बदल जाता है होना, कोई भी जानवर अधिक मात्रा में शराब नहीं पिएगा। जानवर भूख, ठंड और थकावट से पीड़ित हैं, लेकिन वे खुद को यह सोचकर सांत्वना देते हैं कि वे अपने लिए काम कर रहे हैं, न कि किसी मानव मालिक के लिए। हालांकि खेत को अभी भी बाहरी दुश्मनों से खतरा है जो इसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। जोन्स और अन्य किसान दूसरी बार खेत पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवरों द्वारा उन्हें वापस खदेड़ दिया जाता है, जो बहादुरी से लड़ते हैं। पहली लड़ाई में, जिसे गौशाला की लड़ाई कहा जाता है, स्नोबॉल ने साहस और रणनीति से खुद को प्रतिष्ठित किया, लेकिन बाद में नेपोलियन ने उस पर वास्तव में जोन्स का पक्ष लेने का आरोप लगाया। दूसरी लड़ाई में, जिसे मिल की लड़ाई कहा जाता है, जानवर खेत की रक्षा करने में कामयाब होते हैं, लेकिन डायनामाइट से बने बम से मिल नष्ट हो जाती है।
वहां एक गाय, 3 भेड़े और 2 हंस मर गए और लगभग सभी घायल हो गए। यहाँ तक कि नेपोलियन भी, जिसने पीछे से ऑपरेशन का निर्देशन किया था, उसकी पूंछ का सिरा एक गोली से खरोंच गया था। लेकिन उन लोगों का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा, और जब नेपोलियन के निजी रक्षक के 9 कुत्ते अचानक एक तरफ से भयंकर भौंकते हुए सामने आते हैं, तो उनमें घबराहट फैल जाती है और वे भाग जाते हैं। हालांकि जानवर जीत गए हैं, वे थके हुए और लहूलुहान हैं। कुछ अपने मृत साथियों को घास पर पड़ा देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं, चिल्लाते हुए जो लड़ाई के दौरान बेवजह अनुपस्थित रहे हैं, उनकी ओर छलांग लगाते हैं, जीत पर गर्व करते हैं और वह घोषणा करते हैं कि वे मिल का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। बॉक्सर के पेट में कुछ छर्रे घुस गए हैं, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा है। वह 11 साल का है और थका हुआ है। वे उत्सव के लिए पूरे 2 दिन समर्पित करते हैं। प्रत्येक जानवर को विशेष उपहार के रूप में 1 सेब, पक्षियों के लिए 2 औंस मकई और प्रत्येक कुत्ते के लिए 3 बिस्कुट मिलते हैं। यह घोषणा की गई है कि लड़ाई को मिल की लड़ाई कहा जाएगा और नेपोलियन ने ग्रीन बैनर आदेश नामक एक नई सजावट बनाई है, जिसे वह खुद को पुरस्कार देता है। वे जानते थे कि जीवन अब कठिन है और वे अक्सर भूखे और ठंडे रहते थे, और आम तौर पर वे हर समय काम करते थे। उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलती थी, लेकिन अन्य समय में निश्चित रूप से यह बदतर था, ऐसा उन्हें विश्वास था। इसके अलावा पहले वे गुलाम थे और अब वे स्वतंत्र हैं, जैसा कि स्क्विलिंग बताते रहे। यह एक बड़ा अंतर था। हालांकि फार्म का वर्ष काफी सफल रहा है, फिर भी कक्षा और पवनचक्की मशीनरी बनाने के लिए इसमें पैसे की कमी है, ईंटों, रेत और चूने की कमी है। फिर घर के लिए तेल के लैंप और मोमबत्तियां, नेपोलियन की मेज के लिए चीनी और उपकरण, लोहा और कुत्ते के बिस्कुट जैसी अन्य आवश्यक चीजें हैं। दिसंबर में कम किया गया राशन फरवरी में फिर से कम कर दिया गया है, और तेल बचाने के लिए लॉस कोरालिस में लालटेन का उपयोग निषिद्ध है। हालांकि सूअर मोटे हो रहे हैं। हालांकि उन्हें अभाव सहना पड़ता है, फिर भी उनके पास यह सोचने का मुआवजा है कि उनके पास अधिक सम्मानजनक जीवन है, अधिक गाने, अधिक भाषण और अधिक जुलूस हैं। अप्रैल में पशु फार्म को गणतंत्र घोषित किया गया और नेपोलियन को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया। बॉक्सर पहले से कहीं अधिक कड़ी मेहनत करता है। एक गर्मी के दिन रात में अचानक खेत में अफवाह फैल गई, बॉक्सर को कुछ हो गया है। वह पत्थर का बोझ खींचकर मिल तक ले जाने के लिए अकेला निकला था और वास्तव में यह अफवाह सच थी। कुछ मिनट बाद 2 कबूतर खबर लेकर पहुंचे कि बॉक्सर गिर गया है और जमीन पर पड़ा है और उठ नहीं सकता। खेत के जानवर पहाड़ी की ओर भागे जहां वे पवनचक्की का निर्माण कर रहे थे, और वहां जमीन पर गाड़ी की पटरियों के बीच बॉक्सर था। उसकी गर्दन फैली हुई थी, वह अपना सिर उठाने में असमर्थ था। उसकी आंखें कांच की तरह पसीने से भीगी हुई थीं, उसके मुंह से खून की धार बह निकली। स्क्विलिंग, जो थोड़ी देर बाद बहुत चिंतित और खेद प्रकट करता है, कहता है कि कॉमरेड नेपोलियन बहुत दर्द में है और वह बॉक्सर को इलाज के लिए विलिंगटन अस्पताल भेजने की व्यवस्था कर रहा है। आधे घंटे बाद जब बॉक्सर थोड़ा ठीक हो जाता है तो वे उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करते हैं और वह लंगड़ाते हुए अस्तबल में वापस आ जाता है। अगले 2 दिनों तक वह अपना अस्तबल नहीं छोड़ता है, और जब वैन उसे ले जाने के लिए आती है तो बेंजामिन गधा अकेला होता है
और वह चेतावनी देता है कि वे उसे ले जाने वाले हैं और वे सभी वहां की ओर भागते हैं। वे वैन को घेर लेते हैं। बॉक्सर पहले ही लोड कर चुका था। अचानक बेंजामिन ने पढ़ा कि कार पर क्या लिखा है। अल्फ्रेड सिमंस हॉर्स स्लॉटर एंड ग्लू मेकर, विलिंगटन हाइड एंड बोन मील, केनेल सर्विसेज। और उन्हें एहसास होता है कि वे एक बॉक्सर को बूचड़ खाने में ले जा रहे हैं। जानवरों ने एक सुर में डरावनी चीख निकाली। उसी क्षण डिब्बे पर बैठे आदमी ने घोड़ों पर जोरदार प्रहार किया और ट्रक तेज गति से यार्ड से बाहर चला गया। सभी जानवर उसके पीछे चले गए। ट्रेबोल घोड़ा खड़ा था जिसने ट्रक बनाया। पहली पंक्ति में उसका रास्ता। वैन की गति बढ़ने लगी और ट्रेबोल कहने लगा, बॉक्सर, बॉक्सर। और उसी क्षण जैसे कि उन्होंने वैन के बाहर हंगामा सुना हो, बॉक्सर का चेहरा उसकी नाक पर सफेद पट्टी के साथ वाहन की पिछली खिड़की में दिखाई दिया। वे उस पर चिल्लाए, वहां से बाहर निकलो कि वे उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और कुछ ही देर बाद उसका चेहरा खिड़की से गायब हो जाता है और वैन के अंदर खुरों की जबरदस्त आवाज सुनाई देने लगती है। वह वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने फिर कभी कोई मुक्केबाज नहीं देखा। 3 दिन बाद यह घोषणा की गई कि विलिंगटन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है, बावजूद इसके कि उसे वह सारा ध्यान मिला जिसकी एक घोड़ा उम्मीद कर सकता है। स्क्वीलिंग ने उन्हें बताया कि उनके अंतिम शब्द थे, नेपोलियन और विद्रोह लंबे समय तक जीवित रहें। और वह उन्हें बताता है कि बेशक कि वह एक पशुचिकित्सक था, केवल इतना कि उसने हाल ही में वैन खरीदी थी और कि उसने अभी तक उस पर संकेत नहीं बदले थे। सुअर अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं और अन्य जानवरों पर अपना अत्याचार बढ़ा रहे हैं। नेपोलियन ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों या असंतुष्टों को स्नोबॉल के साथ साजिश रचने और उन्हें अपने कुत्तों द्वारा मरवाने का आरोप लगाते हुए समाप्त कर दिया। जानवर भय और भ्रम में रहते हैं, लेकिन वे पशुवाद और नेपोलियन की अच्छाई में विश्वास करते रहते हैं। सुअरों ने इंग्लैंड के जानवर भजन को एनिमलिया नामक अधिक उदार भजन में बदल दिया। सुअर फार्म के अलगाव को भी तोड़ते हैं और पड़ोसी किसानों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करते हैं, जिनकी वे प्रशंसा करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। जानवरों ने पवनचक्की का पुनर्निर्माण पूरा कर लिया है, जिसका उपयोग बिजली पैदा करने के बजाय अनाज पीसने के लिए किया जाता है। सुअर अनाज की बिक्री से होने वाला लाभ अपने पास रख लेते हैं और अन्य जानवरों को बहुत कम राशन देते हैं। एक सर्दी में जानवरों को भोजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन सुअर उनसे झूठ बोलते हैं कि भोजन बहुत है। सुअर मोटा होने और मौजमस्ती करने के लिए समर्पित हैं, जबकि अन्य जानवर कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करते हैं। ऋतुएं आईं और गईं और समय बीतता गया और जानवरों का अल्प जीवन समाप्त हो गया। एक समय ऐसा आया जब क्लोवर घोड़े, बेंजामिन गधे, मूसा रेवेन और कुछ सुअरों के अलावा कोई नहीं बचा था जो कि पुराने दिनों को याद करते थे। विद्रोह फार्म पर वे स्नोबॉल को भूल गए थे, वे बॉक्सर को भूल गए थे। उसने उन कुछ लोगों को बचाया जो उसे जानते थे। फार्म पर पहले से कहीं अधिक जीव हैं। वहां पैदा हुए कई लोगों के लिए विद्रोह केवल मौखिक रूप से पारित एक अस्पष्ट परंपरा है। फार्म अधिक समृद्ध और बेहतर संगठित है। पवनचक्की अंततः समाप्त हो गई है और फार्म में एक थ्रेशर और एक साइलो है और इसमें कई नई इमारतें जोड़ी गई हैं।
जानवर एक नई मिल बनाने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सुअरों और कुत्तों को छोड़कर जानवरों को खुद को अमीर बनाए बिना संपत्ति समृद्ध हो गई है। जहाँ तक दूसरों की बात है, उनका जीवन हमेशा की तरह ही है। वे आम तौर पर भूखे रहते हैं, वे पुआल पर सोते हैं, वे कुंड में पीते हैं, वे सर्दियों में खेतों में काम करते हैं, वे ठंड से और गर्मियों में मक्खियों से परेशान होते हैं। एक बढ़िया दोपहर तिपतिया घास उन सभी को कुछ आश्चर्यजनक दिखाने के लिए बुलाता है। एक सुअर अपने पिछले पैरों पर चल रहा है। यह एक निश्चित अनाड़ीपन के साथ चिल्ला रहा था, जैसे कि उसे उस स्थिति में अपना काफी बड़ा हिस्सा रखने की आदत नहीं थी। लेकिन सही तरीके से संतुलन बनाते हुए वह आंगन में चला गया। एक क्षण बाद घर के दरवाजे से बाहर सुअरों की एक लंबी कतार आई। सभी अपने पिछले पैरों पर चल रहे थे। कुछ इसे दूसरों की तुलना में बेहतर कर रहे थे। एक या दो अभी भी थोड़ा अस्थिर दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे यदि वे छड़ी का सहारा लेना पसंद करते। लेकिन वे सभी आंगन के चारों ओर सफलतापूर्वक चले गए और सबसे आखिर में नेपोलियन निकला, जो अपने दोनों पिछले पैरों पर चल रहा था और सामने वाले में से एक पर चाबुक मारा हुआ था। तब सभी भेड़े 4 पैर हाँ, 2 पैर बेहतर, 4 पैर हाँ और 2 पैर बेहतर का समर्थन करना शुरू कर देती हैं और दीवार पर जहां आज्ञाएं थीं, केवल एक ही रह जाता है। अर्थात सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर हैं दूसरों की तुलना में अधिक समान। किसी को आश्चर्य नहीं होता कि सुअर एक रेडियो सेट खरीदते हैं और उनके पास टेलीफोन होता है और विभिन्न पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की सदस्यता लेते हैं, या नेपोलियन अपने मुंह में पाइप लेकर घर के बगीचे से गुजरते हैं। उन्हें तब भी आश्चर्य नहीं होता जब सुअर श्री जोन्स के कपड़े पहनते हैं कोठरियों से बाहर निकाला जाता है और पहना जाता है, और नेपोलियन स्वयं एक काले कोट, शिकार पतलून और चमड़े की लेगिंग में दिखाई देता है। एक सप्ताह बाद खुली गाड़ियां खेत में पहुंचती हैं। यह पड़ोसी किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल है। उस रात घर में तेज गाने और हंसी गूंजती है। जानवर दबे पाव आते हैं और भोजन कक्ष की खिड़की से बाहर देखते हैं। वहां वे भाईचारा करते हैं, बातचीत करते हैं, ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, टोस्ट करते हैं, समझौते करते हैं और दोस्ती करते हैं। जानवर दूर चले जाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं। वे वापस भागते हैं और फिर से खिड़की से बाहर देखते हैं। हर कोई हिंसक रूप से लड़ रहा है, चीख पुकार मच रही है, मेज पर धमाका हो रहा है, अविश्वास, नकारात्मक और उग्र नजरें आ रही हैं। समस्या की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से यह थी कि नेपोलियन और श्री क्लिंटन ने एक ही समय में हुक्म का इक्का खेला था। 12 क्रोधित आवाजें चिल्ला रही थीं और वे सभी एक ही थीं। बाहर के जानवर एक सुअर को देख रहे थे और फिर एक आदमी को और एक आदमी को और फिर एक सुअर को और फिर एक सुअर को और फिर एक आदमी को, और वे नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा है। अब तक हमने एल्डेमर हर्नांडेज का एक संकलन फेब्रुअरी ऑन द देखा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, जो सारामागो द्वारा अंधेपन पर निबंध। हमें फॉलो करना न भूलें। किताबों के बीच एक लेटिनो ढीला।